नमस्कार मित्रों, मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आई त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि राजनीति विज्ञान विषय पर हमारी प्रश्न श्रृंखला संचालित हो रही है और यह प्रश्न श्रृंखला टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। इसके साथ ही एलटी जीआईसी प्रवक्ता, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। अर्थात इन सभी परीक्षाओं और अन्य राज्यों की होने वाली शिक्षक वर्ग की सभी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न श्रृंखला समान रूप से उपयोगी है। आज इस प्रश्न श्रृंखला का क्रम संख्या है 12 और इस पर हम जॉन लॉक के भाग 1 में 15 प्रश्नों को हल करेंगे। वास्तव में हम जॉन लॉक के कुल 2 भागों में 2 वीडियो जारी करेंगे और प्रत्येक भाग में 15-15 प्रश्न हल करेंगे, जिससे कि जॉन लॉक से हम कुल 30 प्रश्न हल करेंगे। तो आइए देख लें आज की प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आइए देख लें पहला प्रश्न क्या है। अमेरिकी संविधान निर्माता निम्नलिखित में से किसके विचारों से प्रभावित थे? और 4 विकल्प दिए हैं। विकल्प ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी उपर्युक्त 3। तो वास्तव में अमेरिकी संविधान निर्माता जेफरसन, मेडिसन ये जॉन लॉक के विचारों से बहुत प्रभावित थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जॉन लॉक ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसमें उसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार थे। वो कहता था प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार, 3 अधिकार। और ये 3 अधिकार कौन से थे? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार। जॉन लॉक दूसरी बात ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक व्यवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती थी, लेकिन उस समय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अस्तित्व नहीं था। तो सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना हुई। सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना हुई और सरकार की स्थापना हुई। और इसके बाद सरकार की स्थापना हुई और इससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अस्तित्व में आए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अस्तित्व में आए। तो जॉन लॉक ने कहा कि इन तीनों के कार्य अलग अलग निर्धारित हो गए। इस तरह से जॉन लॉक ने ये 3 अधिकार प्राकृतिक अधिकार के रूप में बताए और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करके उसने वास्तव में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की शुरुआत कर दी। और आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विस्तार से दिया और उसी के अनुरूप अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। तो इसीलिए अमेरिकी संविधान निर्माता मेडिसन और जेफरसन इससे जॉन लॉक से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि इसने अधिकारों की बात की और इसने वास्तव में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक्करण की बातों की शुरुआत की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन लॉक। अब इसके बाद हम देख लें आज का दूसरा प्रश्न। तो देख लें दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। 2 treatises on government किसकी रचना है? और 4 विकल्प दिए हैं। ए वाहन, बी फिल्मर, सी हॉब्स और डी लॉक। तो वास्तव में यह ग्रंथ लॉक ने लिखा था। यह पुस्तक जॉन लॉक की रचना है। तो अब इसके बाद में फिर हम देख लें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है।
जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? जॉन लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? और आपको विकल्प दिए हैं, ए स्विट्जरलैंड, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड और डी नीदरलैंड। तो वास्तव में जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, अर्थात प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा विकल्प सी इंग्लैंड। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो आइए चौथे प्रश्न को देख लें। इसमें पूछा गया है, वाहन ने किस पुस्तक को दोनाली बंदूक कहा है? और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं, ए लेवियाथन, बी टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डी इनमें से किसी को नहीं। तो लेवियाथन ग्रंथ लिखा था हॉब्स ने, यह हॉब्स की रचना है। टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट यह लिखा था जॉन लॉक ने। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था यह रूसो। और वाहन ने इसी पुस्तक को वाहन ने दो नाली बंदूक कहा। वाहन ने इसे दो नाली बंदूक कहा। क्यों कहा दो नाली बंदूक? वह कहता है कि यह पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट ये वास्तव में दो नाली बंदूक है, ऐसा वाहन कहता है। वो कहता है इसकी एक नली हॉब्स की तरफ है और दूसरी नली फिल्मर की तरफ। वह कहता है इसकी एक नली, यह दो नाली बंदूक है, इसकी एक नली हॉब्स की ओर है और दूसरी नली फिल्मर की ओर तनी है। फिल्मर की ओर तनी है, ऐसा वाहन ने कहा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वाहन ने किस पुस्तक को दो नाली बंदूक कहा था? लॉक की पुस्तक टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट को उसने दो नाली बंदूक कहा था। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो 5वें प्रश्न को देख लें, इसमें क्या पूछा गया है? गौरवमयी क्रांति ने किसके चिंतन को प्रभावित किया? और 4 विकल्प हैं, ए बेंथम, बी जे.एस. मिल, सी लॉक और डी उपर्युक्त तीनों के। तो वास्तव में गौरवमयी क्रांति 1688 में इंग्लैंड में हुई थी और इस क्रांति ने जॉन लॉक के विचारों को प्रभावित किया था। इस क्रांति ने जॉन लॉक के विचारों को प्रभावित किया था। तो अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? लॉक। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? जॉन लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन लॉक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और 4 विकल्प हैं, ए उसे अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है, बी उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है, सी उसे अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है और डी उपर्युक्त सत्य। तो हम एक एक को देख लेते हैं। उसे अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है, यह सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जॉन लॉक कहता है कि वास्तव में हमारा जितना ज्ञान होता है वह सारा ज्ञान हमें 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। वह कहता है कि जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, अर्थात अनुभव से प्राप्त होता है। तो वास्तव में जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी थी और इसने अनुभववादी अध्ययन पद्धति का आविष्कार किया, उसकी शुरुआत की, इसीलिए इसे अनुभववाद का जन्मदाता कहा जाता है। वह कहता था कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित है जो कि हमें 5 इंद्रियों से प्राप्त होता है। उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है, यह भी सच है, क्योंकि वह कहता था कि वास्तव में जो सरकार है वह सरकार जनता के लिए होती है। वो कहता है सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है। वो कहता है कि सरकार का उद्देश्य जनता के हितों की पूर्ति करना है। इस तरह से उसने क्लासिकल उदारवाद की शुरुआत की। उसे उदारवाद का पिता कहा जाता है। और तीसरा क्या है? उसे अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है, यह भी सच है, क्योंकि उसने प्राकृतिक अवस्था में
उसने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार बताए हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 अधिकार बताए। ये 3 अधिकार हैं: स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। तो इस तरह से अधिकारों के बारे में सबसे पहले जॉन लॉक ने बात की, अर्थात उसे अधिकारों के सिद्धांत का जन्मदाता कहा जाता है। इस तरह से यह तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो आइए देख लें 7वें प्रश्न में पूछा क्या गया है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था, और ये 4 विकल्प हैं। ए स्वार्थी और ईर्ष्यालु, बी सद्गुणी और नैतिक, सी असभ्य लेकिन अच्छा, और डी उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार का नहीं। तो वास्तव में जॉन लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है, उस वर्णन के अनुसार मनुष्य सद्गुणी और नैतिक था, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, सद्गुणी और नैतिक। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सद्गुणी और नैतिक था। अब देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो 8वें प्रश्न में पूछा क्या गया है, देख लें हम। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, और ये 4 विकल्प हैं। ए पूर्व सामाजिक, बी सामाजिक लेकिन प्राक राजनीतिक, सी सामाजिक एवं राजनीतिक, और डी उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार की नहीं। तो इसमें ये पूछा गया है कि प्राकृतिक अवस्था में समाज था कि नहीं था। प्रश्न ए है, विकल्प ए है पूर्व सामाजिक, अर्थात समाज नहीं था। विकल्प बी के अनुसार समाज था लेकिन राज्य नहीं था, और विकल्प डी में ये कहा गया है कि समाज भी था और राज्य भी था। तो हम देख लेते हैं वास्तव में कैसी थी उसकी प्राकृतिक अवस्था। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में समाज था लेकिन राज्य नहीं था। लॉक क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी, इस प्राकृतिक अवस्था में समाज था, अर्थात यह सामाजिक अवस्था थी, लेकिन राज्य नहीं था। अर्थात प्राकृतिक अवस्था में समाज था लेकिन राज्य नहीं था। और राज्य कब अस्तित्व में आया? प्राकृतिक अवस्था में समझौता हुआ, सामाजिक समझौता जो हुआ, सामाजिक समझौता के द्वारा राज्य अस्तित्व में आया। जॉन लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें समाज था, अर्थात यह सामाजिक थी, लेकिन राज्य नहीं था, अर्थात प्राक राजनीतिक थी। राज्य के पहले की, राजनीति के पहले की, राजनीतिक के पूर्व की प्राक राजनीतिक थी। और यह राज्य वास्तव में अस्तित्व में कब आया? जब प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने आपस में समझौता किया, तब राज्य अस्तित्व में आया। तो वास्तव में लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सामाजिक थी लेकिन प्राग राजनीतिक थी, इसमें समाज था लेकिन राज्य नहीं था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। 9वें प्रश्न को देख लें क्या पूछा गया है इसमें। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए है, यह शांति, सहयोग और संरक्षण की अवस्था थी, यह सत्य है। यह शांति, सहयोग और संरक्षण की अवस्था थी। विकल्प बी क्या है? यह प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती थी, यह भी सत्य है। जॉन लॉक कहता था कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती थी। हाँ, उस समय विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अस्तित्व में नहीं थी, इनका अभाव था, लेकिन प्राकृतिक कानूनों से
यह अवस्था संचालित होती थी। अर्थात ए और बी दोनों सत्य हैं, इसका अर्थ है उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, यह विकल्प सही होगा। विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं। और चौथा विकल्प, दोनों में से कोई सत्य नहीं है, यह सही नहीं होगा, यह गलत है, क्योंकि ये दोनों विकल्प ए और बी दोनों सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर क्या है? विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आइए 10वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि संपत्ति पर टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि वह प्राकृतिक अधिकार है? और विकल्प हैं ए अरस्तु, बी हाफ, सी जॉन लॉक और डी रूसो। तो वास्तव में जॉन लॉक ने अधिकारों को, वास्तव में प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों को, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? एक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार और तीसरा जीवन का अधिकार। और उसने संपत्ति को 2 भागों में बांटा था, व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति। वह कहता था कि यह संपत्ति 2 भागों में विभाजित होती है, व्यक्तिगत संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति। वो कहता है कि व्यक्ति अपने परिश्रम से जो कुछ अर्जित करता है, जो संपत्ति वह अर्जित करता है, वही व्यक्तिगत संपत्ति है। वो कहता है कि इस संपत्ति पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वह कहता है कि इस व्यक्तिगत संपत्ति पर टैक्स या कर नहीं लगना चाहिए। टैक्स या कर नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि यह व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने कहा है कि संपत्ति पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? वह कहा है जॉन लॉक ने। अर्थात प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। इस 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया देख लें हम। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त अधिकारों में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था? और आपको 4 विकल्प हैं, ए जीवन का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को ये तीनों अधिकार प्रदान किए। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राप्त था, संपत्ति का था, स्वतंत्रता का था। ये तीनों अधिकार प्राप्त थे, जॉन लॉक कहता है। लेकिन साथ ही वह कहता है कि इन तीनों अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था। उसने संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना है। और आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि जॉन लॉक के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था? वह है विकल्प बी, संपत्ति का अधिकार। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो आइए देख लें 12वां प्रश्न। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में निम्नलिखित में से किसका अभाव था? ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका और डी उपर्युक्त तीनों का। तो जॉन लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था थी जो, वह सामाजिक अवस्था थी और उस सामाजिक अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक कानूनों के अनुसार अपने जीवन का संचालन करता था। लेकिन उस अवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों नहीं थी, इन तीनों का अभाव था। तो इस तरह से जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में उपर्युक्त में से तीनों का अभाव था। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। अब इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो आइए 13वें प्रश्न में क्या है इसको देख लें। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुल कितने समझौते हुए? जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुल कितने समझौते हुए? और 4 विकल्प हैं, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और डी 4। तो वास्तव में जॉन लॉक कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी, यह प्राकृतिक अवस्था
में मनुष्य सद्गुणी था, नैतिक था और उस व्यवस्था में मनुष्य प्रसन्नता के साथ रहता था और वह प्राकृतिक कानूनों से संचालित होने वाली अवस्था। लेकिन उसने कहा कि इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ परेशानियां होती थी, क्योंकि उस समय विधायिका नहीं थी जो कि इन प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या कर सके, कार्यपालिका नहीं थी जो इन प्राकृतिक कानूनों को लागू करवा सके और न्यायपालिका भी नहीं थी जो कि इन कानूनों का पालन न करने वाले लोगों को दंडित कर सके। तो इस वजह से लोग इन प्राकृतिक कानूनों का पालन जो करते थे वो नैतिकता के आधार पर करते थे, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें होती रहती थी। तो इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए मनुष्य ने समझौते किए। तो वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में कुल 2 समझौते हुए। वह कहता है कुल 2 समझौते हुए। एक समझौता स्थायी और दूसरा अस्थायी। एक समझौता स्थायी था, स्थायी समझौता, और दूसरा अस्थायी समझौता, अस्थायी समझौता। वह कहता है स्थायी समझौता मनुष्यों के बीच हुआ, मनुष्यों के मध्य हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ राज्य की उत्पत्ति हुई। और अस्थायी समझौता जो था यह मनुष्यों और शासकों के बीच हुआ, मनुष्यों और शासकों के बीच हुआ, मनुष्यों और शासक के मध्य हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? सरकार की स्थापना। जॉन लॉक कहता है कि इस समझौते को नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि इस समझौते को तोड़ने का अर्थ है फिर से प्राकृतिक अवस्था में पहुंचना। लेकिन इस समझौते को कभी भी तोड़ा जा सकता है, अर्थात नई सरकार बनाई जा सकती है। वह कहता है यह समझौता अस्थायी समझौता है, यह मनुष्य और शासक के मध्य हुआ है, और अगर शासक जनता के हितों में कार्य नहीं करते तो उस शासक को हटाकर दूसरे शासक को स्थापित किया जा सकता है, नई सरकार की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरह से यह अस्थायी समझौता था। इस तरह जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुल 2 समझौते हुए, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। और इस पर जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, उसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति, ये सब कैसे हुई, इसके बारे में हम एक वीडियो जारी करेंगे, जिसपे हम एक डेमो क्लास के रूप में यह वीडियो होगा और आप उसको देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2 समझौते हुए। अब देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। तो आए देख लें 14वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने समाज, राज्य और सरकार के मध्य अंतर किया है? निम्नलिखित में से किसने समाज, राज्य और सरकार के मध्य अंतर किया है? विकल्प ए है अरस्तु, बी लॉक, सी हॉब्स और डी मैकियावेली। तो वास्तव में समाज, राज्य और सरकार के मध्य अंतर किया है लॉक ने। लॉक ने कैसे अंतर किया? वह कहता है, लॉक कहता है प्राकृतिक अवस्था जो है, इस प्राकृतिक अवस्था में समाज है लेकिन राज्य नहीं। वह कहता है इस प्राकृतिक अवस्था में समाज है लेकिन राज्य नहीं है। यह सामाजिक अवस्था होती है लेकिन प्राक राजनीतिक होती है, अर्थात राज्य नहीं होता। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक समझौता होता है, और इस सामाजिक समझौते के द्वारा 2 संस्थाएं अस्तित्व में आती हैं। क्या क्या? एक राज्य और दूसरा सरकार। वो कहता है राज्य वास्तव में क्या है? लोगों के मध्य, मनुष्यों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है, और सरकार क्या है? मनुष्यों और शासकों के मध्य हुए समझौते का परिणाम है। तो इस तरह से उसने समाज, राज्य और सरकार तीनों में अंतर किया है। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प बी लॉक।
अब इसके बाद देख लें हम आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो आए अंतिम प्रश्न को हम देख लें। क्या है ये? निम्नलिखित में से किसके अनुसार सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है? निम्नलिखित में से किसके अनुसार सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है? विकल्प ए है जॉन लॉक, बी मैकियावेली, सी उपर्युक्त दोनों और डी दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में जॉन लॉक कहता है कि सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है। क्यों कहता है? क्योंकि वह कहता है कि सरकार का कार्य जनता के कल्याण के लिए ही है। वह कहता है सरकार हमेशा जनता के कल्याण में ही कार्य करे, इसलिए सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक कहता है कि सरकार जनता के प्रति ट्रस्ट है। तो इस तरह से हमारी इस प्रश्न श्रृंखला के 15 प्रश्न पूरे होते हैं और हम अगले वीडियो में जॉन लॉक पर 15 प्रश्नों को लेकर फिर उपस्थित होंगे और इसके अतिरिक्त हम जॉन लॉक का प्राकृतिक सिद्धांत और सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर एक डेमो वीडियो आपके लिए जारी करेंगे। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न श्रृंखला और हमारे जो वीडियो और आपके लिए जारी होंगे वो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद लाभदायक रहेंगे। तो हमारे इन वीडियो से आप लाभ उठाते रहें और अगर हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबरों पर वह जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।